अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं 4 पिलर्स ऑफ ऊप। वीडियो लेट हो गई बिकॉज पहले मैंने सोचा था कि तुम लोग को वीडियो ना, जैसे कि तुम्हें पता है कि ऊप के अंदर क्या होता है, 4 पिलर्स होते हैं, सही है ना। तो फिर मैंने सोचा था चारों पिलर्स अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड अगर चारों पिलर्स तुम्हें आ जाते हैं तो तुम्हारी ऊप फिनिश। मैंने देखो ऊप का बेसिक सिंटैक्स, कंस्ट्रक्टर्स एंड बेसिक तुम्हें ना क्या नाम है सिखा दिया था, एक्सेस मॉडिफायर, सही ना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि 4 पिलर्स सिखा दूँ तो 4 पिलर्स के बाद सब ऊप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने सोचा था कि तुम्हें अलग अलग वीडियो में सिखाऊं। फिर मैंने अलग वीडियोस बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे लगता था कि कुछ वीडियोस बड़ी हो जाती थी, कुछ छोटी। तो फिर मैंने सोचा देखो ऐसा नहीं करते, काफ़ी यूज़लेस बातें भी हम बीच में कर देते हैं जो हमारे ऑफ ट्रैक कर देती हैं। अब मैंने सोचा उन यूज़लेस चीज़ों को छोड़ के हम टू द पॉइंट करते हैं, एंड ऊप के चारों पिलर्स को तो मैं तुम्हें ना अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। क्योंकि ऊप के चारों पिलर्स क्या हैं ऊप के चारों पिलर्स कुछ नहीं है। हमें पता है कि भाई हमारे पास एक ऊप होता है। ऊप का मतलब क्या है? ऊप का मतलब है ऑब्जेक्ट, यानी भाई ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेटेड, यानी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होने वाली प्रोग्रामिंग, सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्रामिंग, समझ आ गया। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर 4 पिलर्स होते हैं। चारों पिलर्स क्या होते हैं? इनहेरिटेंस एक इनहेरिटेंस होता है इसके अंदर, सही है। अब इनहेरिटेंस के अलावा क्या होता है? इनहेरिटेंस के अलावा इसके अंदर होता है आपके पास इनकैप्सुलेशन। स्पेलिंग अगर कोई मसला हो जाए तो मुझे माफ़ करना, कोई मसले की बात नहीं, नोट्स में भी देख सकते हो सारी चीज़ें। इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, सही है। अच्छा, नाम तुम्हें अभी जो नाम है ना, वो नाम बड़े अजीब लग रहे होंगे। इनकैप्सुलेशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एंड एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन मैं एक बार बताऊँ, जब हम इनका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तुम्हें इनके नाम की मीनिंग बहुत खुद ब खुद ही समझ वैसे आ जाएगी ना, क्योंकि ये नाम ऐसे रखे हैं इन लोगों ने कि नाम के अंदर ही इनका काम हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया भाई ऊप के अंदर क्या हो रहा है। ऊप के अंदर सिंपल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, सही। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लासेस के अंदर क्या हो रहा था? क्लासेस के अंदर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हो गई, कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर के अलावा क्या हो गया? एक्सेस मॉडिफायर हो गया, एक्सेस मॉडिफायर, सही है। तो एक्सेस मॉडिफायर के अलावा क्या आपके पास होता है कि आपके पास होते हैं मेथड्स यानी फंक्शंस को हम यहाँ मेथड्स कहते हैं। तो ये चारों चीज़ आपकी किसके अंदर? क्लासेस के अंदर हो जाती हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स इन सबको यूज़ करता है, यूजेस देम ऑल, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ऊपर का कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया था, सही है ना। इसे कॉन्सेप्ट 1 कह दो। अब कॉन्सेप्ट 2 आता है हमारे पास, सही है ना। तो कॉन्सेप्ट 2 के अंदर हमारे पास ये 4 पिलर्स हैं। बस ये सब सीख लिया तुमने, तुम्हारा ऊप कंप्लीट। देखो, इसलिए मैंने एक ही वीडियो बनाने का सोचा, अलग वीडियो नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें सिर्फ इनके कॉन्सेप्ट्स का सिंटैक्स सिखाऊं, थोड़ा प्रैक्टिस कराऊं, थोड़ा बता दूं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो हैं हमारे पास और एक प्रोजेक्ट भी है, तो वो तुम बनाओगे, तुम वैसे ही इसको अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन इन द एंड ये कॉन्सेप्ट है, इसमें सिंटैक्स इतना चेंज नहीं होगा, तो दैट्स वाई एक ही वीडियो में काफ़ी हो जाएगा। अगर डीप में पढ़ना है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हम जावा में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जब जावा पढ़ेंगे ना, बिकॉज जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो वहाँ हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, वहाँ का सिंटैक्स भी तुम्हें ज़्यादा मज़े का लगेगा ना, एज़ कम्पेयर टू C++। बट इन दैट C++ इज़ मच मोर पावरफुल लैंग्वेज दैन जावा, मच मोर क्लोजर दैन योर CPU। तो हम C++ को पहले कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, तुम हैशटैग इंक्लूड करोगे। हैशटैग इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस std। तुम्हें पता था, तुम यूजिंग नेम स्पेस std करते हो कोई भी क्लास लिखने से पहले। यहाँ पर तुम int मेन कर देते हो, ठीक है। int मेन जिसके अंदर तुम ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, एंड रिटर्न 0 कर दो, रिटर्न 0। अब ये पता है क्या होता है? ये एक बेसिक बॉयलर कोड है। C++ का कोई भी पूछे ना बॉयलर कोड क्या होता है, ये बेसिक बॉयलर कोड है, सही है। अब ये जो बेसिक बॉयलर कोड हो गया, अब इसके अंदर यहाँ बीच में हम क्लासेस बनाते हैं, यहाँ फंक्शंस, यानी हम लिख भी देता हूँ, हम यहाँ क्लासेस बना देते हैं। हम क्लासेस के अलावा यहाँ क्या बनाते हैं? हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। हम यहाँ इनमरेशंस बना देते हैं। इनमरेशन के अलावा हम यहाँ क्या कर सकते थे? हम लोग यहाँ पर फंक्शंस बनाते थे, तो सबसे पहले हमने सीखा था, तो हमें सब समझ आ गया। एंड ये सब एक ही लाइन में क्यों लिखे?
मतलब मतलब ये सब ना INT मेन से पहले ही लिखने पड़ते हैं। जावा में आप INT जो मेन फंक्शन होगा ना उसके बाहर आप मतलब उसके बाद भी लिख सकते हो, बिकॉज जावा के वक्त मैं तुम्हें वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता दी कि हम जो भी क्लासेस, स्ट्रक्चर, इनमरेशन, फंक्शंस बनाएंगे वो सब चीज़ें हम लोग बनाएंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के बाद, लेकिन INT मेन से पहले। ठीक है, ये समझ आ गया। मैंने थोड़ा रिव्यू देना था तुम लोग को, तो रिव्यू के हिसाब से मैंने 5 मिनट लिए रिव्यू एंड सब में। अब हम अपना फर्स्ट चीज़ स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है मेरे भाई? इनहेरिटेंस नाम तो तुमने शायद सुना होगा। इट्स अ मोस्ट कॉमन नेम इन टुडेज़ वर्ल्ड। कि भाई तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो पेरेंट हैं, तुम्हारा एक पेरेंट है, तुम्हारे पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी के अंदर उनके पास पैसे हो सकते हैं, उनके पास क्या नाम है कोई भी चीज़ हो सकती है, वो सब तुम्हें दे दें, सही ना, अपने बाद तुम्हें दे दें, तो हम उसे कॉमन तौर पे क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी इनहेरिट की है एक चाइल्ड ने अपने पेरेंट्स से। अब यहाँ पर मैं तुम्हें ना ध्यान से बताता हूँ क्लासेस के तरीके से। अच्छा, एक बात सुनो। इनहेरिटेंस सिर्फ वही नहीं होता कि एक मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। इनहेरिटेंस कोई स्किल भी हो सकती है जो तुम्हारे पापा के बाद तुम्हें मिली हो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें सिखाई हो, तो वो भी एक स्किल है। अब तुम बोलो कि साहिल भाई आप क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टी स्किल क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी यानी वेरिएबल, स्किल यानी मेथड्स, ये सब किसके अंदर होता है? क्लासेस के अंदर। अब समझ आ रहा है थोड़ा बहुत कि अच्छा, तो इनहेरिटेंस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये है। अब फिर मैं बताता हूँ कि अब मेन चीज़ क्या हो रही है। फ़र्ज़ करो कि तुम्हारे पास क्लास ए है। जब भी क्लास ए अपनी प्रॉपर्टीज़ एंड अपने फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेथड्स गिव करती है किसी भी क्लास को। फ़र्ज़ करो क्लास बी को, यानी हमारी क्लास ए ने क्या किया? क्लास ए गिव्स हिज प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। और जो हम क्या नाम है, हमारी क्लास ए ने जो गिफ्ट्स किया अपनी प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स, किसको? क्लास बी को। तो क्लास बी ने उसको इनहेरिट किया। तो यहाँ मैं इस एक्शन का नाम पता है क्या लिख दूंगा? इसको मैं कह दूंगा कि क्लास ए ने ना दिया, और जो हमारी पास क्लास बी है ना, उसने इनहेरिट किया। इनहेरिट। तो अब देखो कितना सही समझ नहीं आ गया हम लोग को इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। यानी एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स वो अगर किसी क्लास बी ने इनहेरिट कर दी तो बस हम समझ गए इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और हाँ, यही इनहेरिटेंस है। अब देखो, प्रॉपर्टीज़ हो सकता है। प्रॉपर्टीज़ यानी क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ यानी वेरिएबल्स होता है, मेथड्स यानी फंक्शंस होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी होता है। इसके अलावा भी कंस्ट्रक्टर यूर। अब कंस्ट्रक्टर का क्या सीन है भाई साहब? आप कंस्ट्रक्टर भी देते हो, ना सिर्फ प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स, आप कंस्ट्रक्टर भी ना अगले क्लास को देते हो, सही है। अब वो क्या सीन है मैं वो तुम्हें बता दूंगा, सही है, वो क्या सीन है। अब वो जैसे जैसे हम बनाएंगे तुम्हें समझ आएगा। अब एक चीज़ सुनो, जो हमारे पास क्लास ए है ना, उसे हम कहते हैं पेरेंट क्लास, पेरेंट। और जो हमारे पास क्लास बी है उसे हम कहेंगे चाइल्ड, क्योंकि जो क्लास किसी क्लास से इनहेरिट होती है वो क्लास चाइल्ड है, और जो दे रही होती है वो है पेरेंट। कॉमन सेंस भी यही कहता है, एंड प्रोग्रामिंग में भी यही टर्म्स यूज़ होती हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड। लेकिन इसके अलावा ना हम पेरेंट को भी कह सकते हैं कि भाई पेरेंट एक बेस क्लास है। बेस क्लास भी काफ़ी यूज़ होती है, पेरेंट हो गई या बेस क्लास। एंड चाइल्ड क्या होती है? अब सुनो, जब हम एक्सेस मॉडिफायर पढ़ रहे थे तो एक डेफिनेशन थी कि अगर हम पब्लिक के अंदर क्लास के वेरिएबल्स हो गए, क्लास के कंस्ट्रक्टर, क्लास के मेथड्स, तो वो सब हम लोग ना सिर्फ एक क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हम INT मेन के अंदर भी यूज़ कर सकते थे, हम INT मेन के अंदर ड्राइव्ड क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते थे। ड्राइव्ड क्लास इज़ नन अदर देन इनहेरिट क्लास, यानी वो क्लास जो इनहेरिटेंस करती है ना उसको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्लास, ड्राइव्ड। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इससे पहले मैं ड्राइव्ड क्लास का जिक्र हो गया तो मुझे तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा एक्सेस मॉडिफायर का, ठीक से ना। एक्सेस मॉडिफायर का मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर से ही तुम बेसिकली और अपना ना इनकैप्सुलेशन समझोगे। मैं ऐसा करता हूँ, अभी इनहेरिटेंस पहले बता देता हूँ, फिर एक्सेस मॉडिफायर की चीज़ पे हम आएंगे। बिकॉज इन द एंड पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो है ना, वो इनहेरिटेंस से ज़्यादा तुम्हें इनकैप्सुलेशन का टॉपिक है, तो हम वहाँ अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इनहेरिटेंस
अब यहाँ पर इनहेरिटेंस के बाद मैं यहाँ से मतलब इनहेरिटेंस कमेंट में तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर तुम गिटहब से कोड लो तो तुम्हें समझ आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मैं फ़र्द करता हूँ क्लास। अब एक बात सुनो, जो भी क्लास होती है ना, एवरी क्लास, एक और एक बात लिख लेता हूँ यहाँ पर, तुम्हें एक नोट मज़े की बात, एवरी क्लास फंक्शन स्ट्रक्चर, फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सही है ना, इनम हो गया अपने पास, इनम एंड क्लास वेरिएबल, ऑल फॉलो नेमिंग कन्वेंशन रूल ऑफ वेरिएबल्स। अब ये मेरा एक बड़े मज़े का है। देखो, जब तक अभी तक मेरी जो एक्सपीरियंस है ना प्रोग्रामिंग जर्नी का, हमने ये सारी जो चीज़ें जब भी क्रिएट की थी, क्लासेस, फंक्शंस, इनम्स, वेरिएबल्स, ये सब वेरिएबल्स का नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते थे। यानी आपको याद होगा कि वेरिएबल कैसे क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई, एंड हमें पता है कि जैसे कि एक जो वेरिएबल होता है ना, उसके जैसा सेम वेरिएबल नहीं होता, वैसे ही एक जो क्लास होती है उस जैसी सेम नाम की क्लास नहीं हो सकती, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम थोड़ा सा इस सिस्टम को थोड़ा ब्रेक करेंगे, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं आते। लेकिन मैंने लिख दिया ताकि तुम्हें पता हो कि यही मेन फंडामेंटल रूल्स हैं, बट इन दैन रूल्स तो ब्रेक के लिए बनाए जाते हैं, तो हम वहाँ देखेंगे। अब सबसे पहले मैं क्लास का नाम पेरेंट दे देता हूँ ना, ताकि आसान रहे। मैं कोई भी वैसे नाम दे सकता था, लेकिन मैं पेरेंट देता हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अभी सब पब्लिक ही लगता हूँ। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वेरिएबल्स प्राइवेट रखो, कंस्ट्रक्टर हो गया, फंक्शंस उनको पब्लिक कर दो। अभी के लिए फ़िलहाल इसको ना पब्लिक ही रखता हूँ। पब्लिक कर दिया। पब्लिक के अंदर मैं अपने ना पेरेंट्स क्या देगा, पेरेंट्स आपको ना अपना मनी, यानी पेरेंट्स का काम है सिंपल मनी मेरे बच्चे को देना, सही है। पेरेंट का आप मनी इनहेरिट करोगे कल को जाके। अब मैं कैसा करता हूँ, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, क्योंकि हम ना सिर्फ वेरिएबल इनहेरिट करते हैं, हम अब उसका कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट करते हैं। इंट मनी, इंट मनी मैंने लिख दिया। अब इंट मनी के बाद देखो मैं दिस क्यों यूज़ कर रहा हूँ, दिस यूज़ कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो जाके देखो भाई, बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं। ये मैंने मनी बना दिया, तो ये हमारे पास ये मज़े का सीन भी हो गया ना। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर अब मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, डिस्प्ले फ़ंक्शन। डिस्प्ले फ़ंक्शन आपको याद होगा हम कैसे बनाते थे, हम वॉइड लिखते थे, बिकॉज वॉइड रिटर्न कुछ नहीं करता, तो हम वॉइड बनाएंगे। अब डिस्प्ले फ़ंक्शन के अंदर मैं सी आउट करता हूँ। सी आउट में लिखूँगा मनी, सही है, मनी लिखते हैं। यहाँ पर ये देता हूँ, इधर थोड़ा, इसके बाद यहाँ पर मैं मनी लिख देता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ एडल लगा देता हूँ, बिकॉज हम बहुत बार ये अलग अलग डिस्प्ले फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे, और आपको बोल रहे हैं अलग अलग डिस्प्ले फंक्शंस से क्या मुराद है आपका, तो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या सीन है मेरा, जो मुराद है, ठीक है ना। तो अभी ये सब चीज़ सीन्स हो गए, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बन गया, वेरिएबल बन गया, डिस्प्ले बन गया। अगर बेसिकली मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ गया, यहाँ जाके मैं अगर लिख देता हूँ पेरेंट, पेरेंट, ठीक है, पेरेंट क्या है P1, P1 के अंदर मनी कितना देता हूँ, P1 के अंदर मनी दे देता हूँ 1000। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्प्ले करके दिखाऊँ, डिस्प्ले। अब आप बोलेंगे साल भाई P1 डॉट डिस्प्ले होता है, मुझे पता है P1 डॉट डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर ना इसको चला के देखते हैं, अभी ऑफ कोर्स चल जाएगा विदाउट एरर, तो वो ये चल जाएगा, तो अब इसके मनी प्रिंट हो जाएगा ना यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आ गया मनी, ठीक है, हमारा में समझ आ गया कि भाई साहिल भाई अभी तक तो आपने इनहेरिटेंस नहीं बताई, अभी तक आपने हमें सिंपल बताया कि अभी तक जो हम बनाते थे ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, ठीक है। अब इसके अंदर मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। क्लास लिखो, अब इस क्लास का कोई भी नाम दे दो, उसको मैं चाइल्ड दे देता हूँ। अब इनहेरिटेंस के लिए तुम्हें ये डालना पड़ता है, फिर तुम्हें करना पड़ता है पब्लिक, फिर तुम्हें अपनी जो क्लास जिससे इनहेरिट करना है ना, तुम्हें उसका नाम लिख दो, पेरेंट, डन, हो गई इनहेरिटेंस। अब मैं यही फंक्शंस, अब मैं ना सिर्फ इस चाइल्ड क्लास से ना एक्सेस कर पाऊँगा अपने इंट मनी को, अपने पेरेंट को, अपने वॉइड को। देखो कैसे करता हूँ मैं अभी के लिए ना, इस वाले जो है ना नॉर्मल जो अभी तक मैंने किया, इसको मैं बंद करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा सिंपल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं सिंपल लिख दूँगा चाइल्ड, चाइल्ड होगा C1, C1 को खाली छोड़ देंगे। अब C1 को खाली छोड़ दिया तो मेरे साथ कुछ प्रिंट तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तक जो पेरेंट है, पेरेंट के अंदर यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने नहीं दी, तो अभी यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूँ कोई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको दे देता हूँ 1000, ठीक है। अब देखो इसके कंस्ट्रक्टर को मैंने, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को 1000 दिया है। अब C1 डॉट डिस्प्ले करके दिखाऊँ, C1 डॉट डिस्प्ले, वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, अभी तुम लोग के साथ कर रहा हूँ।
ओके, यहाँ पर हमने ना ये नहीं लगाया, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे साहिल भाई आप कैसे ये सारी चीज़ें डिटेक्ट कर रहे हो? तो इन द एंड ये सारी चीज़ें डिटेक्ट इसलिए हो रही हैं बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। तो अब ये क्या कह रहा है, इन फंक्शन है रिक्वेस्ट फॉर मेथड डिस्प्ले इन C1 विच इज़ नॉन क्लास टाइप। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। इसने कहा कि भाई क्लास के अंदर तो आप डिस्प्ले प्ले कर यूज़ करना चाह रहे हो, लेकिन हम नहीं चलाने देंगे। ये क्यों नहीं चलाने देंगे? बिकॉज इन द एंड कोई सीन ही नहीं आपने सेट किया हुआ, तो ये भी एक बड़ा मसला है। तो ऐसा कर देते हैं ना, इस मनी को भी मैं अभी यहाँ पर 1000 दे देता हूँ। तो अब इसको चला के देखते हैं कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट वैसे चलेगा, क्योंकि रूल्स सारे बिल्कुल सही किए हुए हैं, रूल्स सही हैं, सही है। तो रूल्स के अंदर रह के क्यों हो रहा है, इसको चेक करते हैं अभी। रूल्स के अंदर सिंपल देखा जाए तो हम यहाँ क्यों कंस्ट्रक्टर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो मैंने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट ही नहीं किया। और अब एक चीज़, अगर मैंने यहाँ जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट ही नहीं किया तो कंप्यूटर खुद बाय डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर चला देगा, उसके लिए मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे। अब इसको चला के देखते हैं। अब चला के देखेंगे ये प्रिंट हो गया, तो देखो अब आप बोलेंगे इसको ऐसे करो, यहाँ से हटा दो, हमें पता चल गया वेरिएबल तो एक्सेस हो पा रहा है। अब ये करके देखते हैं, यहाँ से इसको अब रन करके देखते हैं। इसको रन किया, ऐसे भी चल गया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी जा रहा है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट तो वैल्यू कंस्ट्रक्टर की जा रही है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अलावा नहीं। आपके तो ठीक है साहिल भाई, हमें समझ आ गया, हमारे चाइल्ड ने इनहेरिट कर दिया कंस्ट्रक्टर के अलावा INT और हमारा फंक्शन भी कर दिया, लेकिन हमारा जो कंस्ट्रक्टर के अलावा जो मनी है उसको इनहेरिट किया। C1 डॉट मनी लिखूँ, C1 डॉट मनी कितना कर दूँ, 2000 कर दूँ, सही है ना? अब इसको प्ले करके दिखाऊँ। अब यहाँ पर क्या मसला आ गया, इसने कहा यू डिलीटेड फंक्शन व्हाट आई डिड, मैंने तो कोई फंक्शन डिलीट नहीं किया। एक सेकेंड, सही है, इसको ज़रा देख लेते हैं जल्दी से। या सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, इसको भी बंद करते हैं, हम मेन चीज़ों को ख़त्म करते हैं ना, क्योंकि हम बहुत आउट ऑफ द ट्रैक हो रहे हैं ना। ऐसा करते हैं, इसको भी बंद करो, इधर हम आते हैं। लेकिन अब मेन चीज़ ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। अब जो चाइल्ड है, चाइल्ड के पास क्या होगा, चाइल्ड के पास एक स्ट्रिंग होगा नेम, स्ट्रिंग नेम, सही है, स्ट्रिंग। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कंस्ट्रक्टर इनहेरिट करके ना, इधर से। यहाँ पर सबसे पहले तुम लिखोगे चाइल्ड का स्ट्रिंग, सिर्फ तुम चाइल्ड के अंदर लिखोगे स्ट्रिंग में क्या लिखो, चाइल्ड के अंदर तुम दे दोगे सिंपल नेम। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर आप लिख दोगे पेरेंट के बाद तुम लिख दोगे यहाँ पर कोई भी वैल्यू। अब यहाँ पर पहली जो भी तुम कोई भी नाम यहाँ पर लिखोगे ना पेरेंट के अंदर, वो यहाँ की वैल्यू यहाँ पर उठा के दे देगा मनी में। यहाँ पर मैं मेकर लिख देता हूँ, मेकर लगा दिया मैंने वैल्यू। अब यहाँ पर दिस के बाद मैंने सिंपल ऐसा कर दिया, अपना नेम इक्वल टू नेम, सही है, नेम इक्वल टू नेम कर दिया। अब जो मैं दूसरा डिस्प्ले फंक्शन बनाऊंगा, वो डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, वो ना सिर्फ मेरा मनी प्रिंट करेगा, Ctrl+Copy, इसको ऐसा करते हैं, इसको ज़रा पीछे कर लेते हैं, ये बेहतर होगा। इसको ज़रा पीछे कर लेते हैं, इसको ज़रा पीछे कर लेते हैं। इधर हम सी आउट लिखते हैं, सी आउट के बाद हम नेम लगा देते हैं, नेम के बाद हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं। यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं और यहाँ पर एंड लगा देते हैं। ओके, अब इसको display2 कर देता हूँ, सही है ना? अब display2 कर दिया, C1 display1। अब देखो कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो कंस्ट्रक्टर को दोनों वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। दोनों कैसे? या तो अब मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, पहले एक ही वैल्यू दे के देखता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू देता हूँ 1000। अब या तो मैं ना, पता है क्या कर सकता हूँ, मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर इनहेरिट किया है कि भाई अब ना मैं ना जो वैल्यू यहाँ पर, एक तो अपना नेम पहले लिखूँगा, नेम के बाद मैं क्या डालूँगा, उसने कहा नेम के बाद आप जो भी चीज़ डालोगे ना, ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ होके वो वैल्यू ना हम इधर डिस्प्ले कर पाएंगे। अब देखो ऐसे, मैं यहाँ लिख दूँगा कि मेरा नेम क्या है, मेरा नेम है साहिल, सही है, साहिल है। अब पेरेंट क्या है, पेरेंट के अंदर मैं मनी डालूंगा। मैंने, अब देखो ज़रूरी नहीं पेरेंट के अंदर तुम मनी लिखो, कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो भी तुम लिखोगे ना पहले, वो पहले इसके इधर आएगा। अगर यहाँ कोई डॉट डाल के ना, कोई INT कोई भी और वैल्यू होती, सही है ना, कोई और भी वैल्यू होती, तो यहाँ पर तुम ये डैश डाल के कोई और वेरिएबल बनाते, तो वो वेरिएबल की जो वैल्यू वो इधर जाती। लेकिन इन द एंड देखो, ये डिस्कवर तुम्हें खुद करनी होंगी चीज़ें, खुद एक्सपेरिमेंट करो। मैं तुम्हें सिर्फ सिंटैक्स अब बताने वाला हूँ, बहुत हो गया मेरा, मैं तुम्हारे साथ बहुत कर लिया ना, लीनियंसी दे दी। तो अब यहाँ पर मैं इसको 2 कर देता हूँ। अब इसको डिस्प्ले करते हैं। ओके, अब किधर आ रहा है मेकर। ओके, इसने कहा नहीं कोई भी नाम नहीं दो, इसे मनी नाम दो। ठीक है, मनी दे देता हूँ, कोई मसला ही नहीं।
अगर अब भी एरर आया ना तो ये मेकर की वजह से नहीं आया, किसी और चीज़ की वजह से आया है, ठीक है। हमने इसको मनी ही दिया और कोई इशू भी नहीं है। मेन चीज़ क्या थी, यहाँ पर INT कॉमा डालने के बाद INT मेन लगाओ, कॉमा डालने के बाद INT मनी लिखो। अगर यहाँ मेकर लगा देता हूँ ना, मेकर, और यहाँ पर भी मेकर लिख देता हूँ, अभी भी ये चल जाना चाहिए। 1 नहीं जाएगा, 1 कह रहा है 1 नहीं जाने दूंगा आपको। 1 क्यों नहीं जाने देगा तू? ऐसा करते हैं, इसको 1000 लगा के देखते हैं। 1000 कर दिया। अभी एरर्स तो आएंगे लेकिन इन द एंड थोड़े बहुत तो मसले तो देखने पड़ते हैं। यहाँ पर मनी लिखना पड़ेगा, मेकर में मनी मनी। अब इसको चला के देखते हैं। अब एरर कहीं ना कहीं यार, कहीं ना कहीं सिंटैक्स एरर आया है, कहीं ना कहीं सिंटैक्स का एरर किया है हम लोगों ने। मैंने बिल्कुल सही किया है ये, मैं इसका अपनी मर्ज़ी से मनी या मेकर लिखूँ सब सही है, ये भी ठीक है। यहाँ पर साहिल के बाद C1 डाला ना, चाइल्ड के अंदर C1, साहिल के बाद मनी डाला, मनी। यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अभी हटा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ से हटा दी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बाद किस लाइन पे एरर आ रहा है? ये कह रहा है इज़ प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यानी ये प्राइवेट हो रहा है। ये जो चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड यहाँ से कोई प्राइवेट हो रहा है। मैं समझ गया, मैं समझ गया गलती क्या है। एक्सेस मॉडिफायर तो दिया ही नहीं। एक्सेस मॉडिफायर मेरे भाई, मेरी वाली गलती मत करना, मेरी वाली गलतियाँ करोगे तो बार बार पछताओगे। इसको मेकर लगा दिया, यानी मैंने सब सही लिखा, बट इन द एंड मैंने एक्सेस मॉडिफायर ही नहीं दिया। यही तो C++ का मसला है, यही तो कुछ मसले हैं जो जावा में नहीं C++ के अंदर हैं। ये देखो, मेकर डालो मनी डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है ना। तो ये आप कंस्ट्रक्टर कैसे एक दूसरी क्लास का दे सकते थे, कैसे आप एक दूसरा फंक्शन बना सकते थे। अब ना सिर्फ मेरा C1 ना उनके वेरिएबल्स को, उसके कंस्ट्रक्टर को, उसके फंक्शंस को यूज़ कर सकता है, अपने भी कंस्ट्रक्टर, अपने वेरिएबल, अपने फंक्शंस को भी यूज़ कर सकता है। और एक मज़े की बात बताता हूँ, अब पेरेंट के अंदर चेंजेस होंगे ना, वो चेंजेस इफेक्ट करेंगे चाइल्ड को, क्योंकि चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है। लेकिन चाइल्ड के अंदर देखो मैंने चेंजेस किए, मैंने नेम भी ऐड किया, मैंने एक्स्ट्रा डिस्प्ले फंक्शन ऐड किया, वो पेरेंट के अंदर नहीं होगा। मेरा P1 है ना, वो डिस्प्ले 2 यूज़ नहीं कर सकता, वो कंस्ट्रक्टर चाइल्ड का यूज़ नहीं कर सकता, सही है ना। तो ये एक सिंपल सीन है। तो अब इसके बाद में तुम्हें कंस्ट्रक्टर की कुछ, अब मैं तुम्हें ना कुछ टाइप्स बताने वाला हूँ। टाइप्स आएंगी क्योंकि देखो जो इनहेरिटेंस है ना, उसकी कुछ टाइप्स हैं। अब एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है? मल्टी लेवल ये है कि मेरे पास, अब सोचो ये चाइल्ड है, चाइल्ड बड़ा हो गया, चाइल्ड का एक बच्चा हो गया, बच्चे का नाम है ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड नाम रख दिया। तो अगर मैं कहूँ कि भाई ग्रैंड चाइल्ड जो है ना, वो पता है क्या इनहेरिट करेगा? वो जाहिर सी बात है अपने बच्चे को इनहेरिट, अपने बाप की चीज़ों को इनहेरिट करेगा, जो है अभी चाइल्ड, जो है पब्लिक। ये पब्लिक हो गया, पब्लिक के अंदर चाइल्ड हो गया, सही है ना। अब ये सिस्टम सेट कर दिया। अब देखो यहाँ क्या सीन है, जहाँ सबसे पहले पब्लिक डालना मत भूलना, एक तो बार बार मसले होते हैं इसकी वजह से, सही है ना। तो अब हम ऐसा करते हैं, इस सब को कॉपी करते हैं, इस सब को कॉपी करेंगे, Ctrl+कॉपी, और इसके बाद ऐसे डाल के इसको ऐसे डालेंगे। तो अब यहाँ पता है क्या, ये जो ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड के बाद ना सिर्फ अपने पेरेंट, यानी इस पेरेंट का पैसा होगा, इस पेरेंट के फंक्शंस यूज़ कर पाएगा, वो चाइल्ड के भी वेरिएबल्स, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड के डिस्प्ले फंक्शन को भी यूज़ कर सकता है, सही है ना। अब यहाँ पर पता है क्या होगा, वो एक्स्ट्रा अपने अंदर ऐड कर लेगा कि अब ना सिर्फ मैं नेम यूज़ कर सकता हूँ, मनी यूज़ कर सकता हूँ, मैं स्टाटस भी है, मेरे पास एक स्टाटस वेरिएबल भी है। तो अब यहाँ पर नेम से पहले आएगा स्टाटस, Ctrl+G, इसको ग्रैंड चाइल्ड नाम रखना है, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड के अंदर जो नेम ये सब है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ये स्ट्रिंग लिख देता हूँ, स्ट्रिंग के बाद में स्टाटस लगा देता हूँ, स्टाटस, ठीक है, स्टाटस हो गया, नेम हो गया। अब आप बोलोगे ऐसा करते हैं जो मनी उसे हटा देते हैं, क्योंकि कोई मसला ही नहीं है, ऑटोमेटिकली तुम्हारे सारे काम हो सकते हैं, सही है ना। लेकिन मैं कहता हूँ मनी नहीं हटाओ, ऐसा करो ना, मनी भी रहना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना सिर्फ स्टाटस दूँ, मैं नाम दूँ, मैं मनी भी साथ साथ दूँ। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक कॉमा लगाऊँगा एंड चाइल्ड लिख दूँगा, चाइल्ड के बाद मैं यहाँ लिख दूँगा नेम। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ कर पा रहा हूँ और पेरेंट कंस्ट्रक्टर को भी यूज़ कर पा रहा हूँ, सही है। और डिस्प्ले 3 क्या करेगा, डिस्प्ले 3 जो है ना मेरे पास,
डिस्प्ले 3 करेगा स्टेटस, नेम, मनी एंड स्टेटस। मेरे पास पैसा है, नाम है, बंगला है, स्टेटस है, सब है, स्टेटस। अब यहाँ लगा दूंगा स्टेटस। अब यहाँ पर एक कुछ फिक्सिंग करनी होगी, नेम नहीं स्टेटस हो जाएगा। ओके, सब कुछ वही कर रहे हैं, इनहेरिटेंस ही कर रहे हैं, लेकिन अब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर रहे हैं। मल्टी लेवल कुछ नहीं होती, वो कहती है कि जो अगर पेरेंट है, पेरेंट के बाद एक चाइल्ड ने उसको इनहेरिट किया, कल को उस चाइल्ड को भी किसी ने इनहेरिट किया ना, तो अब ना सिर्फ वो जो तीसरा बंदा है वो पेरेंट की चीज़ें यूज़ कर पाएगा, वो चाइल्ड की भी कर पाएगा और अपनी भी चीज़ें यूज़ कर पाएगा। अब फॉर सपोज सबसे प्यारा तरीका है कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल बना के दिखाएं, हम लिखते हैं ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड के पास क्या है, जीवन। जीवन के पास क्या है, स्टेटस है। स्टेटस क्या है, रिच है भाई, जीवन। जीवन बड़ा रिच है। फिर उसके बाद जीवन के पास नाम क्या है, जीवन है साहिल, साहिल ही जीवन है। और जीवन के पास पैसे कितने, जीवन के पास 2000 रुपये हैं, ठीक है। अब जीवन क्या करेगा अब जीवन सीधा ना जीवन डॉट डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले। अब ऐसा करते हैं, टक टक टक, यहाँ पर इसको 2 कर दो, नीचे जाओ, इसको 3 कर दो, इसको प्ले कर दो। वैसे अब एक दफ़ा हम ना देख लेते हैं, हमने एक एरर आएगा क्योंकि हमने क्लास को एंड में ये दिया नहीं था। थोड़ा सा और देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, सब सही चलना चाहिए, आई होप सो। अब देखते हैं एरर किस लाइन पे आया। ये कह रहा है इन कंस्ट्रक्टर ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है ठीक है ठीक है, एरर टाइप पेरेंट इज़ नॉट डायरेक्ट बेस ऑफ ग्रैंड चाइल्ड। ओ हो, समझ गया, कोई मसले की बात ही नहीं। यानी हम डायरेक्टली पेरेंट को का ये यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हमें ये कह रहा है। तो अगर मैं फ़िलहाल के लिए इसको ऐसा करता हूँ, इसको कट करके चला के देखते हैं। अब कट करके चलेगा नहीं क्योंकि इन द एंड ग्रैंड चाइल्ड के पास ये क्या नाम है, हमने ये भी डाला हुआ है, स्ट्रिंग क्या नाम है, इंट मनी डाला हुआ है, तो ये चलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग मनी यहाँ से हटा देता हूँ, स्ट्रिंग मनी हटाने के बाद मैं सीधा पेरेंट में बाय डिफ़ॉल्ट मनी डाल देता हूँ इक्वल टू 1000, तो बाय डिफ़ॉल्ट डालने के बाद ये थोड़े बहुत मसले करेगा। अब ये इशू पता है कैसे हल होगा, ये इशू हल होगा, हमने क्या सोचा, हमने कहा यहाँ पर कि चाइल्ड एंड पेरेंट दोनों करें, नहीं। अगर चाइल्ड पे देखा ना, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के पास क्या है, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के पास नेम और मनी है। ऊपर अगर पेरेंट के पास देखें नेम सिर्फ मनी था, तो हमने सिर्फ मनी किया। तो मैं सिंपल ऐसा ना कर दूँ कि जब मेरे चाइल्ड के पास पहले से नेम और मनी है, मैं अलग से कंस्ट्रक्टर लिखने की जगह मैं सीधा नेम लगा देता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर ऐसा करता हूँ मनी लगा देता हूँ। सही है, नेम और मनी, इंट मनी। अब ये ऐसे करके देखें, ऐसे चलना चाहिए। अब ऐसे चल गया, ये देखो कितना मज़े का सीन नहीं हो गया। तो ये देखो कितना अच्छा सीन था। कंस्ट्रक्टर में आप ऐसे करते थे कि भाई देखो ये पेरेंट है, पेरेंट ने अपना सब कुछ चाइल्ड को दे दिया। अब जो ग्रैंड चाइल्ड है ना, वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा। वो कहेगा सुन भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग सिंपल, चाइल्ड के पास है ना मनी और इंट, मैं सीधा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करता हूँ और चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के ज़रिए मैं ना वैल्यूज़ दे सकता हूँ। तो मेरे पास ये सीन है, क्योंकि देखो ग्रैंड चाइल्ड अपने पोते को कुछ नहीं देगा, चाइल्ड देगा अपने बच्चे को, ये सीन है। तो ये सिंपल सीन था। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा कि भाई क्या ग्रैंड चाइल्ड क्या चाइल्ड, तो ये देखो थोड़ा बहुत तो तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी ही होगी ना। तो इसलिए मल्टी लेवल कहते हैं। मल्टी लेवल क्या कि अब मैं फिर से बताता हूँ, मैंने एक गलती की थी मल्टी लेवल में। मैंने क्या बोला था कि भाई जो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है ना, ग्रैंड चाइल्ड ना सिर्फ चाइल्ड को पेरेंट को भी करेगा, नहीं, ग्रैंड चाइल्ड का वास्ता सिर्फ पेरेंट चाइल्ड नहीं, ग्रैंड चाइल्ड का वास्ता सिर्फ चाइल्ड क्लास के पास है। अब आप बोलेंगे चाइल्ड के पास है तो फिर पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ कर पा रहा है। अरे यार अक्ल लगाओ, चाइल्ड जो मेरे पास क्लास थी, चाइल्ड क्लास के पास प्रॉपर्टीज़ थी पेरेंट की, तो जब मैं चाइल्ड क्लास को ग्रैंड चाइल्ड इनहेरिट करेगा तो उसके पास भी चाइल्ड के ज़रिए पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी और चाइल्ड की तो आएंगी आएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट था, सही है ना। तो ये था सिंपल मल्टी लेवल। इसके बाद हिरार्कियल भी आपके पास होता है। हिरार्कियल पता है क्या होता है, हिरार्कियल थोड़ा डिफरेंट। ये ऐसा करता हूँ, ये चाइल्ड है, अब मैं एक और एक बना सकता हूँ हिरार्कियल के अंदर। मैं लिख देता हूँ कल को क्लास के बाद मैं लिख देता हूँ चाइल्ड 2। क्या पता हमारे पास जो हमारे पास पेरेंट था, पेरेंट के बाद 2 चाइल्ड हों, एक वो वाला चाइल्ड जिसका अपना बेटा भी है और एक चाइल्ड जिसका अपना नहीं है। जैसे कि मैं चाइल्ड 2 इसको कह देता हूँ। चाइल्ड 2 क्या इनहेरिट करेगा, चाइल्ड 2 ना क्या करेगा, इनहेरिट करेगा पब्लिक के बाद पेरेंट को ही। तो अब जो ये चाइल्ड 2 है ना, ये भी पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता है। चाइल्ड 2 भी इजीली अब पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता है।
यानी दोनों, अब भाई चाइल्ड 1 हो गया, चाइल्ड 2 हो गया, दोनों ही अब पेरेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब कल को मेरा चाइल्ड 2 का कोई ग्रैंड चाइल्ड हुआ, जो यानी जो ग्रैंड चाइल्ड 2 है वो ग्रैंड अपने क्या नाम में इनहेरिट करे चाइल्ड 2 को, तो अब वो भी पेरेंट की यूज़ कर सकता है। तो ये एक आप समझ गए, इसे हायरार्कियल कहते हैं। सिंपली बताऊँ, कोई भी दो चाइल्ड अगर पेरेंट को इनहेरिट करते हैं वो हायरार्कियल होता है। और जो मैंने तुम्हें मल्टी लेवल बताया कि पेरेंट के बाद चाइल्ड इनहेरिट करेगा, चाइल्ड को इनहेरिट करेगा ग्रैंड चाइल्ड, वो अपने पास मल्टी लेवल था। यानी इनहेरिटेंस की टाइप यहाँ सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये मेरे पास था मल्टी लेवल, और मल्टी लेवल के अलावा ये मेरे पास क्या है, जैसे कि मैं यहाँ ऐसा करता हूँ तो मैं बना के इनहेरिटेंस की ना टाइप्स दिखा देता हूँ। इनहेरिटेंस टाइप्स, इसकी टाइप्स क्या होंगी, इसकी एक होती है मल्टी लेवल। अच्छा, और अभी इससे पहले जो अभी तक हम सिंगल, अभी तक हमसे पेरेंट और चाइल्ड वाला कर रहे थे ना, उसे पता क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिंगल लेवल, उसे कहते थे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता था, बस एक ही इनहेरिटेंस हो रही थी कि जो पेरेंट है, पेरेंट को इनहेरिट कर रहा था मेरे पास सिंपल चाइल्ड। मल्टी लेवल क्या कर रहा था, ये से कॉपी करो, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टी लेवल कह रहा था कि भाई सुन, ऐसा कर, पेरेंट को इनहेरिट तो चाइल्ड करेगा, चाइल्ड को इनहेरिट करेगा ग्रैंड चाइल्ड। मल्टी लेवल के बाद एक हो गया हेरार्कियल ओके, हेरार्कियल। अब हेरार्कियल की स्पेलिंग अगर कोई मसला हो तो मुझे माफ़ करना, एक मिनट। हेरार्कियल मुझे समझ आ गया स्पेलिंग का क्या सीन है, ये आई यहाँ लगेगा, हायरार्कियल, सही है। अब हेरार्कियल के अंदर क्या होता है, हेरार्कियल के अंदर मेरे भाई कुछ नहीं होता, सिंपल पेरेंट जो है ना चाइल्ड 1, और फिर इसके अलावा यहाँ पर लगा देता हूँ पेरेंट चाइल्ड 2। तो ये हायरार्कियल है। तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स थे इनहेरिटेंस के, ठीक है ना। तो मैंने इनहेरिटेंस के ना 3 मेन लेवल बता दिए। इसके अलावा भी हमारे पास एक ना इनहेरिटेंस का लेवल है जिसको हम कहते हैं, अच्छा ये तो अब तुम पेरेंट, अब ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं चाइल्ड 2 का तुम्हें प्रैक्टिस करके दिखाऊं। मैं सिंपल पता है क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कल को लिख दूँ ना चाइल्ड 2 में 2 1, चाइल्ड 2 1 यानी चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट 1, मैं फिर क्या करूँ C21 डॉट डिस्प्ले, देखो ना ये यूज़ कर पा रहा हूँ ना मैं सिंपली, कितना आसान नहीं होगा मेरे लिए कि अब मैं ये यूज़ कर पा रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको वैल्यू तो दे सकता हूँ ना मेरे हिसाब से, C21 डॉट मनी को अगर मैं इसको 1000 दूँ तो एरर किस में आएगा, एरर चेक करने कैसे आएगा, क्योंकि अभी कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो क्या पता मैं कहीं पर एरर कर गया हूँ। एरर यहाँ पर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर मैंने ये लगाया नहीं। इसको चला के देखते हैं अब एरर किस लाइन पे आया। एरर कह रहा है इंट मेन फंक्शन में तुमने चाइल्ड 2 जो है चाइल्ड 2 1 इज इम्प्लिसिटली डिलीटेड बिकॉज द डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन वुड बी, सही, पेरेंट देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा, ठीक है, कोई मसला ही नहीं। कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा फिर से हम लोग को ना चाइल्ड 2 के अंदर कंस्ट्रक्टर तुम बिल्कुल चाइल्ड 1 की तरह बनाओगे जो यहाँ पर बनाया था, बिल्कुल यही सिस्टम करोगे चाइल्ड 2 के अंदर, एंड तुम उस चाइल्ड 2 को भी फिर यूज़ कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही, सही है। अब मल्टी लेवल बता दिया था, हेरार्कियल भी वैसे तुम्हें बता दिया। जो हेरार्कियल क्या था, चाइल्ड 1 2 दोनों पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं। मल्टी लेवल बता दिया था, पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड। फिर उसके बाद सिंगल लेवल तो पता है, पेरेंट टू चाइल्ड। फिर एक हमारे पास होता है जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं एंड इतना वो कहीं काम का भी नहीं है लेकिन करना तो पड़ता है, वो है हमारे पास हाइब्रिड। पता है क्या होता है, हाइब्रिड होता है कि जो मेरा पेरेंट है ना उसको इनहेरिट तो चाइल्ड करेगा, सही है। चाइल्ड को इनहेरिट पता है कौन कर सकता है, चाइल्ड को इनहेरिट कोई क्या नाम है चाइल्ड 1 भी क्या नाम है मेरा चाइल्ड 2 कर दे तो, और चाइल्ड 2 तो हमें पता है ऑटोमेटिकली किसको इनहेरिट करता है, चाइल्ड 2 तो पेरेंट को ही करता है। तो ये कुछ कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। अच्छा, ये अब आप बोलेंगे क्या सीन कह रहे हो आप भाई साहब, है ये ऐसे हो सकता है कि मैं एक साथ पता है कितनी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता हूँ। अब मेरा ग्रैंड चाइल्ड पता है क्या कर सकता है, मैं अगर कल को चाहूँ ग्रैंड चाइल्ड ना सिर्फ चाइल्ड को इनहेरिट करे, वो कॉमा डाल के पब्लिक लिखे पेरेंट लिखे, तो अब ना सिर्फ
ना सिर्फ ये चाइल्ड की प्रॉपर्टी, ये पेरेंट को भी कर सकता है। तो पता है मुझे कंस्ट्रक्टर कैसे बना सकता हूँ मैं, जो मैं बना के दिखा रहा था ना तुम लोग को, डैश पेरेंट, डैश पेरेंट मनी। अब ऐसे बन सकता है कंस्ट्रक्टर, ऐसे कैसे बन सकता है अब इसको मैं इतना चल, ये ऐसे ही बन गया। तो ये सिंपल सीन था कंस्ट्रक्टर का इसका। तो अभी के लिए इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी मैं ना ग्रैंड चाइल्ड को वैसे ही रहना देना चाहता हूँ जैसे ये था। तो अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये था। अब मैं नोट्स खोलता हूँ, अब तक मैंने नोट्स खोले नहीं, तो मैं नोट्स खोल के तुम लोग को ना सही से बताता हूँ कि मेन माल मवाद क्या है। अब वीडियो 35 मिनट में मैंने तुम्हें इनहेरिटेंस ही समझाया। मैं मानता हूँ इनहेरिटेंस, इसलिए तो एक पूरी वीडियो मुझे लग रही है, लेकिन इन द एंड हमें ख़त्म तो करना है। इनहेरिटेंस ख़त्म हो गया। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल को अगर देखो तो सिंगल तो हमें आता है, मल्टी लेवल देखो मल्टी लेवल भी आता है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस वो भी मैंने तुम बताया, एक चाइल्ड, एक दो पेरेंट्स, मल्टीपल चाइल्ड। अच्छा, यहाँ इसने क्या बोला, इसने बोला कि मल्टीपल इनहेरिटेंस ये होती है। आई एम सॉरी, मैंने एक गलती की। मैंने ये कहा कि एक पेरेंट को दो चाइल्ड इनहेरिट करें, सही है, लेकिन ये कहता है कि असल में दो पेरेंट, जो मैं तुम्हें दिखाया था ना, जो असल में तुम्हें हाइब्रिड का दिखाना चाह रहा था कि ग्रैंड चाइल्ड ना सिर्फ चाइल्ड को इनहेरिट करे वो अपने पास, उसके अलावा उसको भी इनहेरिट कर ले, क्या नाम है, पेरेंट को, तो वो मल्टीपल था। यहाँ देखो, इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। रिसर्चर एंड टीचर, कोई प्रोफेसर है वो रिसर्चर भी है टीचर भी है। तो ये हमारे पास एक अच्छा था इनहेरिटेंस का ना टाइप, मल्टीपल। अब हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड जो मैंने तुम्हें वैसे एग्जैक्ट बना के दिखाया कि ना सिर्फ मेरा पेरेंट चाइल्ड को इनहेरिट करे, चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड को, ग्रैंड चाइल्ड पेरेंट को, और पेरेंट ग्रैंड चाइल्ड को, इस तरह से देखो पूरा लूप चल सकता है। तो ये होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, सही है। अब इसमें अगर जो तुम्हें समझ नहीं आया, जैसे कि अगर तुम लोग को मल्टीपल, सही मैंने गलत बता दिया था, मैंने कहा था एक पेरेंट दो चाइल्ड, नहीं, दो पेरेंट एक चाइल्ड, ये होता है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। फ़र्क कुछ नहीं था इसमें। होमवर्क है कि तुम मल्टीपल इनहेरिटेंस सही से पढ़ो, और हाइब्रिड, हाइब्रिड वैसे इतना काम नहीं आएगा तुम्हें, लेकिन फिर भी पढ़ लो, सही है ना। इसके अलावा अब हम आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, यहाँ से अगर हम पढ़ें तो वो कहता है कि भाई एक इंटरफेस मल्टीपल फॉर्म्स। मैं सिंपल बता देता हूँ कि एक जो मेरे पास फंक्शन अगर डिस्प्ले ना, मैं अगर कल को चाहूँ ना तो वही सेम नेम डिस्प्ले अपने किसी और क्लास के अंदर डिस्प्ले लिख के उसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। वो मेरे पास होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पर भी देखा जाए ना, तो अब यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कहता है कि कल को अगर मैंने एक क्लास बनाई, सही है ना, मैंने एक क्लास मैथ के अंदर ना पहले एक फंक्शन ऐड बना दिया। अब मैं उसी क्लास के अंदर ना सिर्फ अपना डेटा टाइप चेंज कर दूँ, डबल लगा दूँ, तो अब उसके बाद मैं करूँ क्या नाम है प्लस, तो क्या सीन होगा। अब ये सीन होगा कि अब आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस कर दी है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं, अब तुमने क्या कर दिया है, ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग क्या है, कंपाइल टाइम क्या है, ये सब समझना पड़ेगा। देखो, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ना तुम्हारे पास तीन तरह की टाइप्स आ जाती हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, सही है ना। इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अलावा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होती है, सही है ना, वो भी देखते हैं हम। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग शायद तुमने पढ़ा भी था, याद होगा तुम लोगों को। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था, हमने सिंगल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाया था, हमने ट्रिपल पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बनाया था, वो था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एंड कंपाइल टाइम का वो टाइप है। कंपाइल टाइम का टाइप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं रन नहीं करूँगा ना तब तक मेरा वो काम नहीं करेगा, सही है। तो कंपाइल टाइम पे वो काम चलेगा, सही है। अब जो हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे आने से पहले हम लोग को एक और एक टाइप इसने बता दी, वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल फंक्शंस आर ड्राइव्ड क्लास टू ओवरराइड पेरेंट फंक्शंस विदाउट वर्चुअल फंक्शंस। ओके, अगर यहाँ ही हम देखें तो ये सिंपल कहता है कि आपने अगर क्लास बनाई एनिमल साउंड्स, तो आपने कल को उसको चेंज कर दिया, ठीक है, मुझे समझ आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो। अ वर्चुअल फंक्शन अलाउज ड्राइव्ड क्लासेस टू ओवरराइड पेरेंट फंक्शंस विदाउट वर्चुअल फंक्शंस, पेरेंट फंक्शंस रन्स विथ वर्चुअल फंक्शंस। ठीक, समझ आ गया कि क्या सीन कहना चाह रहा है। अब हम ज़रा इसको सही से समझते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये सब मैंने थोड़ा इसको यहाँ तुम लोग रीडिंग करके बता देगा सीन क्या चल रहा है, लेकिन अब सबसे पहले ना हम कुछ चीज़ें करेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सब इनहेरिटेंस का पार्ट था, राइट। इसको ऐसा करते हैं, ये कर देते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म पे आते हैं। वीडियो हमारी कितनी बड़ी हो गई है। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म
अच्छा स्पेलिंग थोड़ी यार मसला करती है, तो स्पेलिंग्स में मेरी बड़ी हालत ख़राब। मॉर्फिज्म सही समझ आ गया, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहता है कि एक फंक्शन हो, नाम सेम हो, सेम नेम डिफरेंट फंक्शंस, यानी सेम नेम डिफरेंट फंक्शन है। सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट खत्म। ये कहता है कि भाई सुनो, ऐसा फंक्शन हो कि एक ही सेम नेम हो, सबके पास सेम नेम हो, लेकिन डिफरेंट काम हो। अगर मेरे पास कोई सब्ट्रैक्शन फंक्शन एक मैंने बनाया, कहीं पर वो एक कोई और काम करे सब्ट्रैक्शन, कहीं पर कोई और, लेकिन दोनों का नाम सेम है। अब याद होगा यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा एक रूल था कि हम कोई भी फंक्शन का नेम सेम नहीं रख सकते। पॉलीमॉर्फिज्म वो रूल तोड़ देता है, वो कहता है सेम रखो फंक्शंस का नेम, लेकिन फंक्शनलिटी चेंज कर दो। फंक्शनलिटी चेंज होगी तो एरर नहीं आएगा हमारे पास, वरना तो हमारे पास एरर आ रहे थे अगर हम सेम नेम के फंक्शंस रखते थे। तो हम उस पर आते हैं। मैंने एक क्लास बनाई, क्लास हो गई मेरे पास, कोई भी समझ लो पेरेंट बना देता हूँ, पेरेंट ही लिख देता हूँ यहाँ पर भी ना, पेरेंट लगा देता हूँ। पेरेंट लगाने के बाद सिंपल ना यहाँ पर क्लास बनाते हैं, पब्लिक लिख देते हैं, पब्लिक। अब पब्लिक के अंदर हम क्या करते हैं? पब्लिक के अंदर मैं सिंपल यहाँ पर ना अपनी क्लासेस में कुछ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं ना अभी एक फ़ंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। अभी यहाँ फ़िलहाल इंट मनी लगा देता हूँ, मनी। अब यहाँ पर ना तुम लोगों को मैं पॉलीमॉर्फिज्म के 2 टाइप्स के ऊपर लिख देता हूँ। इसके टाइप्स हैं, क्योंकि देखो जो पॉलीमॉर्फिज्म समझने के लिए ना आप समझो, आप उसके 2 टाइप्स के अंदर जाओ, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। अब यहाँ पर हम रन टाइम का सीखेंगे, रन टाइम। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर भी टाइप्स हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को समझ आएगा, सेम नेम डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म को 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो कंपाइल टाइम के अंदर, एक रन टाइम के अंदर। कंपाइल टाइम के अंदर कुछ टाइप्स होती हैं, सही है ना। यहाँ पर मैं कंपाइल टाइम लिखता हूँ, मैंने रन टाइम लिख दिया। कंपाइल टाइम कहता है चेंजेस अकर ड्यूरिंग कंपाइलिंग, यानी मैं सिंपल कह देता हूँ कि मैं ना अपने कोड के अंदर चेंजेस अभी कर देता हूँ। अभी मैंने सिंटैक्स के अंदर चेंजेस कर दिए, फिर जब मैं रन करता हूँ तो पहले कंपाइल होगा, बोलेगा अच्छा चेंजेस हो गए, कोई मसले की बात नहीं। तो ये होता है कंपाइल टाइम। रन टाइम थोड़ा सिमिलर है कि भाई चेंजेस तब होंगे एक बार मैं रन हो, कंपाइल हो गया सारा कोड, हमें पता है पहले कोड कंपाइल होगा, सही है ना, फिर सिस्टम सेट होगा। तो अच्छा रन टाइम पे हम आते हैं, पहले कंपाइल टाइम समझ लो। चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग कंपाइलिंग इज कंपाइल टाइम। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। इसका एक टाइप होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर में पता है हमेशा सेम नेम का होता है। अगर मैं एक पेरेंट बनाता हूँ, पेरेंट, ये देखो, अब कल को मैं कोड एक कंस्ट्रक्टर बना दूँ इसी के जैसे जैसे पहले मैंने बनाया पेरेंट, लेकिन इसके अंदर मैं क्या कर दूँ, इसके अंदर मैं इंट मनी लिख दूँ, इंट मनी लिख दूँ, फिर दिस ये लगा के मनी इक्वल्स टू मनी। तो ये था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देखो ना सेम नेम है ना दोनों के पास, लेकिन दोनों कंस्ट्रक्टर डिफरेंट काम कर रहे हैं। क्या पता मैं खाली छोड़ दूँ, अब मैं खाली भी छोड़ सकता हूँ ऑब्जेक्ट, या मैं ऑब्जेक्ट को वैल्यू भी दे सकता हूँ। यानी अब एक सेम नेम की चीज़ बट डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं दोनों के अंदर। ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग था। अब एक और एक चीज़ हो सकती थी, अगर यहाँ पर पेरेंट के पास एक नेम भी होता कि स्ट्रिंग कर देता हूँ, स्ट्रिंग नेम, तो अब मैं यहाँ एक और क्या कर सकता हूँ, सिंपल स्ट्रिंग नेम, सही है, स्ट्रिंग नेम लगा सकता हूँ, फिर दिस लिख सकता हूँ, दिस नेम इक्वल्स टू नेम। तो अब देखो 3 फंक्शन, 3 कंस्ट्रक्टर। अब मैं या 2 वैल्यूज़ दूँ, एक वैल्यू दूँ, या खाली छोड़ दूँ, तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग था। अब कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग जो है वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ओवरराइडिंग का मतलब भी थोड़ा बताता हूँ। ओवरराइडिंग पे हम आते हैं वर्चुअल फंक्शंस के वक्त ना, अभी ओवरराइडिंग पे नहीं है हम लोग। अभी ओवरराइडिंग से पहले हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग के अलावा और क्या है हमारे पास है। फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा, फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग दोनों ही कंपाइल टाइम का है। अब ये भी सेम है। मैं अगर वॉइड डिस्प्ले बनाता हूँ, वॉइड
माफ़ करना उसके लिए, मुझे लिटरली माफ़ करना। मेरे माइक का एक इशू हो गया, दैट्स वाई ये सीन है। तो उसको इग्नोर करें, हम मेन फंक्शंस की तरफ जाएं। फंक्शन में बना देता हूँ अगर डिस्प्ले फंक्शन अगर डिस्प्ले कल को मैंने बना दिया तो अच्छा, फंक्शन डिस्प्ले नहीं बनाता, डिस्प्ले क्योंकि मज़े से तुम्हें समझा नहीं पाऊँगा। डिस्प्ले से अच्छा मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, गेटर एंड सेटर का बनाऊँ। तो गेटर में हमें पता है क्या होता है, मैं अगर वॉइड लिखता हूँ सिंपल, वॉइड के बाद में गेट वैल्यू एक फंक्शन है जो मेरे पास वैल्यूज़ लेगा। एक जो गेट वैल्यू है ना वो खाली रहेगा, सिंपल, इसमें कोई वैल्यू नहीं देगा, एक गेट वैल्यू खाली है। और एक जो गेट वैल्यू बनाऊँगा ना, एक गेट वैल्यू मेरे पास होगा सिंपल कि मैं इंट डाल दूँगा, इंट में मनी डाल दूँगा। अब पता है ये कंस्ट्रक्टर एरर, अब यहाँ मैं डाल दूँगा दिस डॉट नेम, दिस डॉट मनी इक्वल्स टू मनी। तो ये देखो, अब ये दोनों काम करेंगे, सही है। अब मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे काम करेंगे दोनों। अब मैं क्या करता हूँ, पेरेंट लिखता हूँ। पेरेंट के बाद मैंने लिख दिया P1। अब या तो मैं इसे खाली छोड़ दूँ कंस्ट्रक्टर की तरीके जो मैं देता खाली छोड़ रहा था, कंस्ट्रक्टर तो तुम्हें वैसे आता है, लास्ट वीडियो में तुम देखना खाली छोड़ूँ वैल्यूज़ डालूँ, तो वो तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं। अभी के लिए मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। अब मैं P1 डॉट गेट वैल्यू लिखता हूँ, P1 वो डॉट गेट वैल्यू। अब गेट वैल्यू के बाद इसमें वैल्यू डालने के बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट ऐसे करूँगा, सी आउट कर देता हूँ P1 डॉट मनी लिख देता हूँ। अब यहाँ पर क्या सीन है कि मैंने कोई वैल्यू लिखी नहीं, ये काम तो कर जाएगा, लेकिन अब बाय डिफ़ॉल्ट इधर एक वैल्यू दे देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास नेम होगा वो होगा S, और बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी मनी वो है 100, क्योंकि अभी कोई वैल्यू ही नहीं। अब इसको चला के देखें, और एक सेकंड, हमने यहाँ क्लास को एंड नहीं किया, देख लूँ कोई और तो एरर नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि एरर्स भी बहुत आजकल हमारे पास आ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा अवॉइड करना पड़ रहा है। अब एरर किस लाइन पे आया, 93 पे आया है, इसके अंदर ही आया है इन P1 विच इज़ नॉट करेंट क्लास। ठीक है, इसको देखना पड़ता है, जल्दी जल्दी देखते हैं इसको क्या मसला इशू है। तीन था, मैंने यहाँ डबल ब्रैकेट्स लगा दिया, डबल ब्रैकेट्स हटा देता हूँ, क्योंकि इन द एंड देखो मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ना मुझे डबल ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सही है ना। तो अब इसको चलाते हैं, अब देखो चल गया, बाय डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू आ गई। अब मेरे पास एक गेट वैल्यू का फंक्शन था कि मैं वैल्यू अपनी मनी की दे सकता हूँ। मैं मनी 1000 दे देता हूँ, तो 1000 मनी देता हूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला नहीं आएगा, 1000 वाला आ जाएगा। तो ये था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी सेम नेम था, डिफरेंट फंक्शन के अंदर काम हो रहा है, ये था फंक्शन ओवरलोडिंग। अब इसके अंदर देखते हैं अगला टॉपिक जो है ना, वो मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको मैं कहता हूँ हाइब्रिड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग वैसे मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ इसको तुम्हें होमवर्क दूंगा, बिकॉज इन द एंड मैंने कभी इतना ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ नहीं किया पर्सनली, मुझे इतना कभी यूज़ ही नहीं आया है ये। तो मैं कहता हूँ कि इसमें इतना कोई इंटरेस्टिंग है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, सिंपल हम क्या नाम है वेरिएबल्स बनाएंगे। उस वेरिएबल को जो हम याद है, जो मैं लास्ट टाइम तुम लोगों को बता रहा पॉइंटर्स के बाद, कुछ वैसा ही सीन है इसमें भी ना। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग तुम स्किप कर सकते हो, या फिर तुम ऐसा करो इसको प्रैक्टिस कर लो। लेकिन हम वर्चुअल फंक्शंस बड़ा मज़े का है। वर्चुअल फंक्शंस क्या करता है, वर्चुअल फंक्शन मज़े का ऐसे है कि अब मैं एक डिस्प्ले फंक्शन बना देता हूँ। अगर मैं यहाँ वॉइड डिस्प्ले बनाता हूँ, वॉइड डिस्प्ले के अंदर मैं सी आउट करता हूँ मनी के अलावा क्या करता हूँ, मनी, अब यहाँ मनी लिख देते हैं। तो अब दिखाता हूँ कि ये डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मनी है। अब मैं ना ऐसा करूँगा, कल को अगर मेरा ये पेरेंट है, पेरेंट इसको कोई इनहेरिट करता है क्लास, जैसे कि मैं लिख देता हूँ चाइल्ड ने इनहेरिट किया हमारी पब्लिक करके मेरे पेरेंट को चाइल्ड ने इनहेरिट किया। तो कल को पता है मैं कर सकता हूँ मैं अगर यहाँ पर लिखूँ डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले, अब ना सिर्फ मैं ना इसमें चेंजेस करूँगा, कॉपी किया, सी आउट, अब ये चेंज कर दिया मैंने माय डाटा। इसे कहते हैं ओवरराइडिंग।
ओवरराइडिंग कहते हैं मेरे भाई इसको। यानी मैंने पेरेंट क्लास का जो फंक्शन था वही फंक्शन अपना जब इनहेरिट किया चाइल्ड क्लास में, मैंने उसी फंक्शन में चेंजेस कर दिए, तो वो था ओवरराइडिंग, वर्चुअल फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है ये सिंपल सीन था। अब यहाँ पर देखें इसने क्या किया, इसने पता ही क्या, पब्लिक एनिमल था। एनिमल जब कल को कोई मेरी क्लास में जाएगा, जैसे ये देखो डॉग ने, यहाँ पर देखो कितना अच्छे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बता दिया इसने, रन टाइम। अब ये जो मैंने ओवरराइडिंग किया ना वर्चुअल फंक्शन का, ये ओवरराइडिंग रन टाइम का पार्ट है। इसने कहा रन टाइम का पार्ट ऐसे है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हैपन व्हेन अ वर्चुअल फंक्शन इज ओवररिडन। अब वर्चुअल फंक्शन इसने क्या, वर्चुअल फंक्शन अलाउ ड्राइव क्लास ओवरराइडिंग पेरेंट क्लास फंक्शन। जो मैंने बताया कि वर्चुअल फंक्शंस अलाउ करते हैं हम लोग को कि भाई अपनी पेरेंट क्लास को हम लोग समझ गया। आई एम सॉरी वर्चुअल फंक्शन का पूरा यूज़ नहीं बताया मुझे, यहाँ वर्चुअल लिखना था। वर्चुअल, अब ये ओवररिडन होगा, यानी इसे आप कहते हैं एक वर्चुअल फंक्शन। यानी अब मैंने एक वर्चुअल डाल के इस फंक्शन को ओवररिडन कर दिया, सही है। या फिर वर्चुअल फंक्शन में पेरेंट के अंदर डालते थे, चेक करें ज़रा। अब देखो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि तुम बार बार डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हो, ये वो देखो हर चीज़ याद नहीं रहती। कुछ चीज़ों को देख, जो हम अगर जावा पढ़ते ना, हमें जावा में ये नहीं करना पड़ता। तो मैं तो जावा जो तुम लोग C++ में पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ मेरे से भी मिस्टेक्स होंगी, एंड टाइम टू टाइम इंशाल्लाह तुम लोग को कंप्लेन नहीं मिलेगी मुझसे। तो पेरेंट में नहीं करना पड़ता। वर्चुअल जो फंक्शन है ये कहता है कि भाई सिंपल आप एनिमल के अंदर चेंजेस कर दो, एनिमल को इनहेरिट करो, इसके अंदर ओवररिडन लिखना पड़ता है आपको, ओवररिडन लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ गया। एनिमल के अंदर वर्चुअल डालो तब उसके बाद जाके ओवररिडन होगा, समझ गया। ओवररिडन ऐसे होगा, ये देखो यहाँ स्पेस दो, यहाँ वर्चुअल लिखो, और फिर डिस्प्ले के बाद यहाँ पर ओवरराइड। अब ये ओवरराइड है, रन टाइम ओवररिडन हो गया, सही है। क्योंकि अब जब तक रन नहीं करोगे तब तक तुम ये यूज़ नहीं कर पाओगे, सही है ना। यही सिंपल सीन, रन टाइम ओवररिडन। अब ये है तुम्हारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल एग्जांपल था। ये देखो जैसे कि इनने पता क्या किया, देखो इनने क्लास बनाई एनिमल, एनिमल क्लास के अंदर क्या था, वर्चुअल फंक्शन बनाया एक साउंड, वर्चुअल फंक्शन। अब वर्चुअल फंक्शन ही अलाउ करेगा ओवरराइडिंग के लिए, कि कल को अगर मैंने इनहेरिटेंस किया एनिमल को, तो मैं सिंपल ना पता क्या लूँगा, वॉइड साउंड ओवरराइड। अब पता क्या हुआ, मेरा जो साउंड था, जो मेरा पास डॉग क्या नाम है एनिमल था, जहाँ काउंट साउंड में ना एनिमल आना था, अब वो डॉग बार्क करेगा। तो ये मेरे पास सिंपल एक सीन हो गया, सही है। तो ये सिंपल सीन है। अब पता है क्या होगा, कल को जो मेरी पेरेंट क्लास है ना एनिमल का जो ऑब्जेक्ट जब मैं वॉइड करूँगा ना, वॉइड साउंड, तो अब एनिमल का प्रिंट नहीं होगा, एनिमल की जगह मेरा डॉग बार्क होगा, सही। ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। एब्स्ट्रैक्शन एक कुछ नहीं है, ये कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है एक इंटरफेस कल को जिससे ना तुम ना अपना ऑब्जेक्ट बनाओगे, या फिर कल को एक डेवलपर है, मुझे एक डेवलपर दे देता है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, एब्स्ट्रैक्शन अ इंटरफेस from which we make our actual working class। पॉलीमॉर्फिज्म को एंड में वापसी एक दफ़ा देखते हैं, वर्चुअल और इन सबको। अब एब्स्ट्रैक्शन का देखो, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सिंपल मैं इसमें डिफरेंट फंक्शंस बना दूंगा, ड्रॉ, रन, रीड। मुझे कल को एक क्लाइंट, एक मेरा सीनियर डेवलपर है, वो कहता है साहिल सुनो, मुझे एक क्लास बना के दो जिसके अंदर लिस्ट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फंक्शंस हो। अब मुझे उसने जो डेवलपर है वो खुद लिखेगा नहीं फंक्शंस, वो मुझे इस तरह का एक एब्स्ट्रैक्ट कोड दे देगा। वो लिखा एब्स्ट्रैक्ट कोड कुछ ऐसा दिखता है कि हमारे पास फंक्शन हो, वॉइड हो, फंक्शन रन हो, रीड हो, और सारे वर्चुअल फंक्शंस हो, ठीक है। फिर इसके अंदर जो डेटा होगा मुझे खुद लिखना पड़ेगा। डेटा ऐसे कि मैं ऐसे करूँगा, मैं या तो क्लास कर सकता हूँ, सही ना, फिर मैं इनहेरिट कर सकता हूँ शेप को, फिर शेप क्लास को इनहेरिट करने के बाद ना इन फंक्शंस को, या फिर ऐसे ही दिखाई देता हूँ, क्लास सर्किल, सर्किल को मैं पब्लिक करूँ, पब्लिक शेप के बाद अब पता है क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पब्लिक लगाऊँगा, पब्लिक के बाद मैं यहाँ लिख दूँगा वॉइड
वॉइड के बाद में रन, रन के बाद ओवरराइड। अब यहाँ ओरिजिनल काम होगा, सी आउट हो जाए, आई एम रनिंग। ये था, ये तुम्हारे पास अब्स्ट्रैक्शन था कि भाई एक वर्चुअल तुम्हें एक क्या नाम है, एक सिंपल ऐसा क्लास मिले जो क्लास किसी काम की नहीं, बस उस क्लास के बेसिस पे तुम एक ओरिजिनल क्लास बनाओगे। वो वाले फंक्शंस जो उस क्लास में ना इंटरफेस के, इसको असल में हम इंटरफेस कहते हैं। यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन हम जो जावा तुम जब करोगे ना, तुम इंटरफेसेस यूज़ कर रहे होगे एब्स्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन अभी एब्स्ट्रैक्शन हम क्लास से कर रहे हैं। तो क्लास एक शेप है हमारे पास, क्लास शेप जो है ना, मैं उसे इनहेरिट करता हूँ सर्किल में, और जो एक्चुअल मुझे पता है क्लास शेप के अंदर फंक्शंस है ना, उन फंक्शंस के अंदर मैं एक्चुअली लिख रहा हूँ ओवरराइड के ज़रिए। तो ये देखो, ये कॉन्सेप्ट था। अब देखो ओवरराइड जो है, ये चीज़ तुम मेरे नोट से भी पढ़ सकते हो। नोट देखो, मैं नोट से ही तो समझा रहा हूँ, तुम नोट से थोड़ा ओवरराइड कोड पढ़ सकते हो इन चीज़ों को, तो ये तुम्हारे लिए बेहतरीन रहेगा। सही है। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन हमें बार बार पता है कि भाई रैपिंग डेटा इन फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट एंड रिस्ट्रिक्टिंग डेटा एक्सेस ओवरराइड। इस पे आते हैं। सबसे पहले ना, अभी तक जो हमने किया उस सब को मैं सिंपली तौर पे ना कर देता हूँ ख़त्म। इनकैप्सुलेशन तुम्हारे पास आखिरी पिलर है, जो वन ऑफ द ईजिएस्ट पिलर वैसे मैं उसको समझता हूँ। ईजिएस्ट इसलिए, इनकैप्सुलेशन के लिए तुम्हें एक्सेस मॉडिफायर आना चाहिए। इनकैप्सुलेशन एक्सेस मॉडिफायर क्या है? एक्सेस मॉडिफायर यानी अगर मैं कल को एक क्लास बनाता हूँ, क्लास पेरेंट के अंदर मैं प्राइवेट कर देता हूँ, आमतौर पे प्राइवेट ठीक है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ पेरेंट का, पेरेंट void display cout money int money, this money इक्वल टू मनी। अब यहाँ वेरिएबल बनाएंगे जो प्राइवेट के अंदर है, इंट मनी। ये रहा एक्सेस मॉडिफायर्स। अब देखो, मुझे पता है जो मेरे वेरिएबल्स हैं ना, मैं चाहता हूँ वो अब एक्सेस मॉडिफायर के वैसे टाइप्स बता देता हूँ। एक्सेस मॉडिफायर के टाइप्स होते हैं, टाइप्स होता है प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। एक डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट जावा के अंदर आता है, क्योंकि हमें पता है बिना यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर के ना मैं क्या नाम है कुछ कर ही नहीं सकता क्लास के अंदर। लेकिन डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो जावा में होता है ना, हमें प्राइवेट एंड पब्लिक ज़रूरी नहीं कि हम लिखें या प्रोटेक्टेड लिखें, लेकिन यहाँ लिखना पड़ रहा है, तो ये डिफ़ॉल्ट का काम होता था। अब पता है प्राइवेट के अंदर क्या होता है? प्राइवेट के अंदर ना ऐसा सीन है कि तुम अपने प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर, ये सब चीज़ें ना तुम क्या कर सकते थे? ये सब चीज़ें ना तुम्हारी एक्सेस कौन कौन कर सकता है? बेस क्लास नहीं लिखता, ओन क्लास लिखता हूँ। ओन क्लास, वो क्लास जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं वो एक्सेस कर सकता है। ड्राइव्ड क्लास, अच्छा प्राइवेट नहीं, पब्लिक के लिए लिखता हूँ, पब्लिक। ड्राइव्ड क्लास वो जो भाई क्लास हमारी क्लास को इनहेरिट करता है। एंड इंट मेन, सही है, ठक। अब इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ प्रोटेक्टेड लगा देता हूँ, प्रोटेक्टेड एंड सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है हमारे पास प्राइवेट में, प्राइवेट। अब देखो,
अब ना मेरे जो पेरेंट है ना, अब मसला क्या है, मैंने देखो पेरेंट है, मुझे पता है कल को अगर मैं चाहूँ तो पेरेंट को ना, मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कि पेरेंट को इनहेरिट करेगा मेरा चाइल्ड। अब चाइल्ड मनी थोड़ी यूज़ कर पाएगा, मनी तो प्राइवेट है, और मुझे पता है प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट अपनी क्लास के अंदर ही यूज़ हो सकता है। तो ये तो एरर हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको हल करने के लिए प्रोटेक्टेड यूज़ कर सकता हूँ। अब प्रोटेक्टेड से क्या होगा कि अब कल को चाइल्ड ने इनहेरिट किया ना, तो चाइल्ड मनी को यूज़ कर सकता है, सही है ना, तो मेरे पास इजी सीन्स हो गए। लेकिन जो आईएनटी मेन है उसके अंदर मैं डायरेक्ट वेरिएबल मनी को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये सिंपल सीन है। जावा के अंदर मैं कहूँगा जितने भी तुम ऐसा कर सकते हो, अगर तुम्हें चाहिए कि तुम एक सिंपल सीन बताता हूँ, तुम्हें ये चाहिए कि तुम जितने भी वेरिएबल्स है ना, तुम जावा के अंदर क्या C++ के अंदर हर क्लास के वेरिएबल्स को तुम प्रोटेक्टेड के अंदर डालो, एंड जो कंस्ट्रक्टर है और जो उसके बाद उसके फंक्शंस है उनको तुम क्या नाम है पब्लिक के अंदर डालो। ये तुम कर सकते हो। सही अब क्या नाम है, प्रोटेक्टेड क्या करता है कि ड्राइव के अंदर यूज़ होगा और सिर्फ अपनी क्लास के अंदर। अब प्रोटेक्टेड तुम ऐसा करो, ये पूरा कोड भी कर सकते हो कि तुम चाहते हो कि भाई सुनो, कल को मेरा ये जो पेरेंट क्लास ना, पेरेंट क्लास को एक्सेस ना करे मेरा आईएनटी मेन, मेरा चाइल्ड क्लास है वही सिर्फ उसको यूज़ करे, एंड चाइल्ड क्लास के ज़रिए ही मैं फीचर्स यूज़ कर पाऊँगा पेरेंट के। ये भी एक तरीका है। तो ये थे एक्सेस मॉडिफायर्स के बेसिक। असल में बताऊँ बेसिकली एग्जाम में तो मैंने तो तुम्हें ट्रिक बताई ना, कोडिंग जब भी करोगे सारे वेरिएबल्स को आप प्रोटेक्टेड के अंदर डालो, पब्लिक के अंदर ये सारा कोड लिख दो, सही है, हो गया, हो गया इनकैप्सुलेशन। एंड ये तुम्हें याद होना चाहिए, एग्ज़ाम भी निकल गया, और लिटरली गूगल लेवल इंटरव्यू भी तुमसे कभी पूछे ना एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, मेरे पास यही होता है और कुछ नहीं है। और जो हमारे पास पैकेजेस का कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत जो आगे आता है, फाइल हैंडलिंग में थोड़ा बहुत यूज़ होता है, उसके अलावा जो पैकेजेस का है उसमें भी थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो जावा में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। C++ में तुम टेंशन ना लो उसकी। तो इसके साथ ऊप ख़त्म। मानता हूँ काफ़ी जल्दी पढ़ाया, इनकैप्सुलेशन क्या नाम है, इनकैप्सुलेशन नहीं क्या नाम है, इनहेरिटेंस अच्छे से पढ़ाया, लेकिन बाकी चीज़ें जल्दी जल्दी कराई बिकॉज इट वॉज जस्ट शॉर्ट, इट वॉज नॉट दैट मच। सही है, 1 घंटे में जितना करा सकता था उतना अच्छे से समझाया। उसके अलावा ये देखो कितने सारे टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें तुमने आज लर्न की हैं, ठीक है ना। इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड, और फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को चलो स्किप कर दो, ये तुमने आज नहीं सीखा। इसको यहाँ आगे ना कट कर देता हूँ, ये लगा देता हूँ, तुम कट लगा दो, ये तुमने आज नहीं सीखा। वर्चुअल फंक्शन कुछ नहीं कि पेरेंट क्लास के साथ फंक्शन से पहले वर्चुअल लगा दो, वर्चुअल फंक्शन, क्योंकि वो वर्चुअल हम इसलिए लगाते हैं कल को हमारी पेरेंट क्लास को चाइल्ड इनहेरिट करे तो वो वर्चुअल फंक्शन को मैं ओवरराइड कर सकूं, तो दैट्स वाज फंक्शन। एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वही था ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था, यानी वर्चुअल एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक साथ काम करेंगे। अब्स्ट्रैक्शन समझाया, अब्स्ट्रैक्शन कुछ नहीं, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, उस क्लास पे के बेसिस पे मैं काम करता हूँ। वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सब खाली होता है, बस नाम होते हैं फंक्शंस के, वेरिएबल के नाम खाली हो सकते हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्टर के नाम खाली हो सकते हैं, अंदर काम नहीं होगा। वो सारा काम तुम इनहेरिट करवाओगे दूसरी क्लास में, एंड उसमें तुम ओवरराइडिंग करके सारे काम करोगे। इनकैप्सुलेशन तुम प्राइवेट प्रोटेक्टेड कैसे यूज़ करते हो, इनकैप्सुलेशन है। तो आई होप ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस हल करो। ये बेसिकली लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, एक मिनी प्रोजेक्ट दिया हुआ है इसमें भी, ये करो। आई होप तुम बहुत बेहतरीन कर लोगे। वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही इस बार भी लंबी हो गई, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड यूर सिंपल, जितना भी ऊप का कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट वाइज सब समझ लिया, बेहतरीन। प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो मैंने समझो तुम्हारे 2 सेमेस्टर्स तो ख़त्म करा दिए। हमारे लिटरली ना ऊप का जो कॉन्सेप्ट है वो सेमेस्टर 2 में पढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हें मैंने 2 सेमेस्टर का जितना भी हो सकता है यहाँ पढ़ाया। बेसिक कॉन्सेप्ट तो कम से कम दे दिया, एंड देन तुम्हारी खुद की काम है आगे। मैं सिर्फ तुम्हें राह दिखा सकता हूँ, जितना हो सके उतना एक वीडियो में समझा सकता हूँ। मैं ट्रिपल वीडियोज़ भी बना सकता था, लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं काम करेंगे, व्यूज़ के लिए नहीं करना, पढ़ाई के लिए करना है, टू द पॉइंट बात करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सही है। नेक्स्ट वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होगी, हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे, सही है। तो अगर चाहो तो तुम यहाँ से आगे जा छोड़ सकते हो यहाँ से कोर्स को, क्योंकि इसके बाद जो है हम फाइल के बारे में सीखेंगे, फाइल हैंडलिंग के बारे में, सही है ना। अगर फाइल हैंडलिंग सीखना है जो कल को काम आ सकता है तो तुम कोर्स को कंटिन्यू करो, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीखने तो वो तुमने सीख लिए। इसके बाद हम कुछ लाइब्रेरीज़ का भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लाइब्रेरीज़ के बारे में, फ्रेंड्स फंक्शंस के बारे में, फाइल हैंडलिंग, यही तीन चीज़ें रह गई हैं। इसके बाद भी को सोचा था डीएसए का, लेकिन डीएसए पे अलग अलग से बाद में आगे जाके बनाएंगे, बिकॉज हमें इन द एंड कोर्स को फिनिश करके दूसरे कोर्सेज को भी स्टार्ट करना है। टिल देन नेक्स्ट टाइम,
मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।